हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है यार आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और जिसके अंदर जो है हम लोगों ने अभी काफ़ी सारी डिजीज़ जो है वो पढ़ ली हुई हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटरी डिजीज़ या फिर इनहेरिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम गवाए यार हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ये वीडियो है और जो टॉपिक है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो पीछे इससे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हुई हैं पहले उनको भी देख लो, क्योंकि उससे जो है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो हेरिडिटरी डिजीज़ जो है वो क्या होती हैं, ये हमारी टाइप है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो ये क्या होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो हमारे करैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो भी करैक्टर होते हैं या किसी भी एनिमल के जो करैक्टर होते हैं वो पास ऑन होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमें। ठीक है ना, जैसे हमारी हाइट है, हमारी बालों का कलर है, स्किन का कलर है, हमारी आवाज़ की टोन जो है वो कैसी है। तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें हमारी जो करैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली पेरेंट्स से आते हैं। अब जब पेरेंट्स से जो हमारे करैक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ साथ जो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो अगर उनको हैं तो वो हमें भी आएंगी। ठीक है, थ्रू जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली जितने भी करैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पेरेंट्स से हमें कैसे आते हैं, थ्रू जेनेटिक मटेरियल। अगर आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बेसिक मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है सेल होता है एक, ठीक है, उसके बाद बीच में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है, और बीच में जो है क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स या फिर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली हम लोग जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर होता है वो। ठीक है, क्रोमोसोम्स होंगे पहले, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, क्या होता है, डीएनए। अब डीएनए के ऊपर होते हैं बहुत सारे जीन्स। क्या होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, और जीन्स जो होते हैं वही हमारे अलग अलग करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जितने भी टाइप के मैंने अभी आपको पीछे करैक्टर्स बताए हैं ना, हमारी हाइट, हमारे बोलने की टोन जो है, हमारा स्किन का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, बेसिकली वो अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगी। अब यही जीन्स इनके अंदर क्या हो जाता है, कभी कभी बेसिकली चेंजेस आ जाती है जिनको हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं। क्या होता है, इनके सीक्वेंस में चेंज आ जाता है जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। उसी से जो है हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें ट्रांसमिट की जाती हैं, उसी को हम लोग हेरिडिटरी डिजीज़ कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है दोज डिजीज़ which are passed from one generation to another, that is from parents to their children। ठीक है ना, पेरेंट्स से अपने बच्चों में आर कॉल्ड हेरिडिटरी डिजीज़, या जिनको हम लोग इनहेरिटेड डिजीज़ भी कह सकते हैं। मतलब हुआ ये कि ऐसी डिजीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होगी, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में थ्रू जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन थ्रू जेनेटिक मटेरियल, थ्रू जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, ये अगर पीछे आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन ये ट्रांसमिट तो हो रही हैं। कम्युनिकेबल वाली जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं एक से दूसरे पर्सन में, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल वाली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हमारे पेरेंट्स से हमें तो ट्रांसमिट हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं किसी को जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकता इसको। अगर मैं किसी के साथ हैंडशेक करता हूँ, किसी को हग करता हूँ, तो वो उसको ट्रांसमिट नहीं होगी। लेकिन कब होगी, जब जो है हमारे आगे फर्दर बच्चे जो है पैदा होंगे उनको ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन ये सारा का सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हो रहा है। अदरवाइज़ ये ऐसे किसी को टच करने से या किसी को अपनी कोई शेयर्ड चीज़ देने से वैसे नहीं होती। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा हेरिडिटरी या इनहेरिटेड डिजीज़ क्या होती हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ है। कितनी आप लोग पढ़ोगे, बहुत कम है, लेकिन आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए तो आपको मेन जो है वो पढ़नी है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल वाला टॉपिक है यार, ये बहुत लंबा हो गया, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी क्वेश्चंस जो हैं इतने हाई लेवल के पूछे गए हैं। अगर आप लोग क्लास 4th का एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो काफ़ी हाई लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल तक के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर अटेम्प्ट नहीं होगा तो हमारा सारा का सारा एफर्ट जो है वो वेस्ट जाएगा। इसीलिए जो है आपको मेन ये चीज़ें सारी मैं करवा रहा हूँ।
तो देखो यार, इसके अंदर जो है हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज़ या इनहेरिटेड डिजीज़ जो हैं उनके होने का कारण क्या है, उनका मेन रीज़न क्या है हमारे पास, कि जितनी भी हमारी हेरिडिटरी डिजीज़ होती है ना, हेरिडिटरी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय और ड्यू टू द म्यूटेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग डीएनए बोल रहे हैं, उसके बीच में होते हैं अलग अलग क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब जीन्स के सीक्वेंस में जब चेंजिंग हो जाएगी, यानी कि म्यूटेशन हो जाएगी, तो उससे जो है हमारे अंदर एक डिजीज़ पैदा हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ कहते हैं। अब बेसिकली जो जीन्स का रोल क्या रहता है हमारे बॉडी के अंदर, तो जितने भी जीन्स होते हैं ना, वो हमारे करैक्टर्स को या अलग अलग चीज़ें, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के, वो कंट्रोल करते हैं। कैसे? बाय मेकिंग सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे किसी भी एक फंक्शन के लिए या करैक्टर के लिए प्रोटीन चाहिए, तो उसको वो बनाते हैं। तो जब हमारे बॉडी में यार चेंज हो जाएगा जीन के अंदर, तो नॉर्मल टाइप की जो प्रोटीन होगी वो नहीं बनेगी। जब नॉर्मल टाइप की प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली हमारे करैक्टर्स में चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग में चेंज आएगी। तो उसी चीज़ से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज़ पैदा हो रही है, जिसको हम लोग हेरिडिटरी या फिर इनहेरिटेड डिजीज़ जो है वो कह रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आती है सिकल सेल डिजीज़ या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो डिजीज़ है ना, ये है हमारे आरबीसीज की डिजीज़। आरबीसीज क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, ब्लड का एक कंपोनेंट है ये सेल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या फिर कार्पसल्स कहते हैं। तो अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो है बेसिकली क्या होती है, एक पिगमेंट होती है। क्या होती है? रेड कलर की पिगमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता ही है, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। और ये जो हेमोग्लोबिन होती है ना, ये दो कंपोनेंट्स को मिला करके बनती है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट जो है, ये रेड कलर की पिगमेंट होती है, जो हमारे आरबीसीज के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है? एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन, और उसके बाद दूसरा होता है इसके अंदर आयरन, Fe। तो इसको मिला करके, दोनों को जब आयरन और ग्लोबिन आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और यही हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं उसको हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन जब होगा क्या, जब सिकल सेल डिजीज़ होगी या एनीमी होगा, उसमें क्या होंगे, हमारे जो नॉर्मल आरबीसीज है ना, वो सिकल शेप बन जाएंगे। हमारे नॉर्मल आरबीसीज जो है ना, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, राउंड शेप्ड होते हैं। और बेसिकली जो इनका मेन शेप होता है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये होते हैं राउंड बाई कनकेव शेप्ड होते हैं। बाई कनकेव शेप्ड जो हमारे नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, राउंड होते हैं और बाई कनकेव्ड, यानी कि उनके जो उसकी सरफेस होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी धसी होती है, तो उस चीज़ को हम लोग कनकेव कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारे जीन्स, जो एक ऐसा जीन होगा जो हमारे हेमोग्लोबिन के लिए क्या बनाएगा, कि प्रोटीन बनाएगा। यानी कि वो प्रोटीन जाके हमारे जो बॉडी के सेल्स जो हैं उनको बोलेंगे कि आप लोग हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करो। लेकिन जब उस जीन के अंदर चेंज आएगा, तो वो आगे पर्टिकुलर टाइप की जो प्रोटीन बननी थी, नॉर्मल प्रोटीन, वो नहीं बन पाएगी, वो गलत टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारे जो आरबीसीज होंगे ना, उनके अंदर जो है, उनकी शेप के अंदर, यानी कि हेमोग्लोबिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और जिससे फर्दर आगे आरबीसीज जो हैं हमारे, वो नॉर्मल शेप में नहीं रहेंगे। वो उनकी शेप जो होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। वो कैसी बन जाएगी? सिक्कल शेप्ड। सिक्कल शेप्ड यानी कि एक कॉमा शेप्ड, या फिर सिक्कल आपको पता ही है, जिसको हम लोग अपनी डोगरी में हम लोग तो यहाँ पे यार दंदल बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग मक्की वगैरह काटने में या फिर आपको कोई भी घास वगैरह काटने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में शायद धंसिया बोलते हैं, पता नहीं, हंसियाँ धसियाँ कुछ ऐसे ही बोलते हैं उसको, तो हम लोग दंदल बोलते हैं। तो वैसी शेप, ठीक है ना, ऐसा करके आप लोगों ने देखा होगा, ये होती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, थोड़ा ये मैंने टू शेप्ड बना दिया, लेकिन ऐसी ही होती है वो, कुछ ऐसी करके। तो ये इस टाइप की शेप में आ जाते हैं। अब उससे क्या होगा, राउंड अगर हमारे आरबीसीज होंगे तो वो नॉर्मली फ्लो करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में, लेकिन जब ये आरबीसी सिकल शेप में बन जाएंगे, उनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि ये आपस में फंस जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये बीच में गुच्छे जैसे बन जाएंगे। तो ये जो है हमारी एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, जिसके अंदर क्या होता है वो मैंने आपको सारा बताया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जिसके अंदर हमारे नॉर्मल आरबीसीज जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली उसमें नहीं बन पाता, किसी एक गलत प्रोटीन की वजह से या फिर चेंज इन द जीन की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। इसके अंदर भी जो है एक जीन होता है जिसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। बेसिकली कौन से जीन्स में चेंज आता है कि एक ऐसा जीन जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ऐसे सेल्स को जो म्यूकस बनाते हैं। अब मैंने म्यूकस के बारे में भी आपको बता रखा है, लेकिन दोबारा से सुन लो। जितने भी टाइप की हमारी बॉडी की लाइनिंग है ना अंदर वाली, वो सारी की सारी म्यूकस से क्या है,
मतलब कवर करती है म्यूकस उसको। अब म्यूकस जितने भी प्रकार का आप लोग मुंह से निकालते हो या फिर और भी बॉडी पार्ट से जो है म्यूकस वगैरह निकलता है, तो वो म्यूकस क्या होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। आप लोगों को पता है स्टिकी मटेरियल होता है जो किसी भी सरफेस के ऊपर, जब बॉडी की सरफेस के ऊपर चिपका रहता है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के हमारे म्यूकस के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे स्टोमक के अंदर मैंने आपको बताया था HCl से वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो अब वो जो म्यूकस होता है, म्यूकस बनाने वाले सेल है ना, उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है। क्या होता है, सबसे पहले हमारे जीन के अंदर चेंज आया, उसके बाद हमारे जो सेल्स म्यूकस बना रहे हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली चेंज आएगा। तो वो क्या करेंगे, अब जो नॉर्मल म्यूकस पहले बना रहे थे, अब वो नॉर्मल म्यूकस नहीं बनाएंगे। अब जो वो म्यूकस बनाएंगे ना, वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी और थिक, यानी कि वो हमारी जहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो जिन सेल्स से, जिन ऑर्गन में से प्रोड्यूस होगा, वो उन्हीं के अंदर फंसा रहेगा। अब ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, ये होती है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यानी कि इसमें आदमी की जान भी जा सकती है अगर हम लोग इसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। और हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती है ना, जितनी भी, वो सारी की सारी जो है अनक्योरेबल होती है, यानी कि उनका प्रॉपर क्योर जो है वो नहीं है। ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसका भी क्योर नहीं है, इसको सिर्फ हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है और स्टिकी बन रहा है, थिक बन रहा है, उससे क्या होगा, हमें खांसी वगैरह होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो डैमेज होता है मेनली हमारा लंग्स के बीच में या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रहता है। ठीक है गाइस, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस था। इसके अंदर भी चेंज होता है एक ऐसे जीन के अंदर जो हमारे म्यूकस की प्रोडक्शन को देखता है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हो गई, सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग हेमोफीलिया जो है वो क्या होती है। अब देखो यार, नेक्स्ट है हमारे पास हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है, ये एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है हमारी। इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स नहीं बनती हैं जो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। मतलब जब भी आपको कभी कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय तक जो है ब्लड लॉस होता है, और उसके बाद जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। यानी कि वो एक तरीके से जो है आपके ऊपर कवरिंग आ जाएगी, है ना, जहाँ पे आपको डैमेज हुआ है तो वहाँ पे कवरिंग आ जाएगी, तो ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स या डिफरेंट टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो हमारे हेमोफीलिया के अंदर क्या होगा कि हमारे जीन्स के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, जीन्स के अंदर चेंज आ जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो फैक्टर्स बनने हैं, जब वो प्रोटीन्स बननी है, वो नहीं बन पाती। अब जब वो प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी तो उससे क्या होगा, हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती है, बहुत सारी होती हैं। अगर आप लोग NCERT पढ़ोगे क्लास 12 की, तो उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा इसके बारे में। तो बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं हमारी, रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो उसके बीच में लैक होगा, यानी कि हेमोफीलिया के बीच में वो नहीं बनेंगे ड्यू टू चेंज और म्यूटेशन इन द जीन्स। ठीक है, अब हमारे पास हेमोफीलिया जो होता है ये दो टाइप का होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन मेन जहाँ पे हमारे पास दो टाइप का हेमोफीलिया होता है, एक होता है हेमोफीलिया ए, एक होता है हेमोफीलिया बी। इसके अंदर ए के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, ये जो है बनना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हेमोफीलिया बी है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 जो है वो बनना बंद हो जाता है। तो इसके अंदर जो है एक और सी भी होता है जिसके अंदर 11 वाला जो है वो फैक्टर नहीं बनता। तो ये अलग अलग टाइप के हैं हमारे पास, जिनके ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहीं बन रहा है, उसके बेस के ऊपर इनको आगे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हेमोफीलिया के बारे में याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर किसी को, एक नॉर्मल बंदे को जिसको कट लग गया है, तो उसका ब्लड तो जल्दी क्लॉट कर जाता है, लेकिन अगर जिसको हेमोफीलिया है, अगर उसके अंदर कट लगता है तो उसकी ब्लीडिंग को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे होगा क्या, उस बंदे के अंदर ज़्यादातर चांस रहता है कि उसको एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजेस हो सकते हैं हेमोफीलिया के बंदे में, और उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यानी कि एकदम से उसका ब्लड लॉस होगा और उसका डेथ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस भी जो है हमारे पास एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, जो एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास ये एक कलर को डिस्टिंग्विश करने में हमें प्रॉब्लम आती है।
किसके अंदर? हम आपको पता ही अब हमारी जो है नॉर्मल विज़न है, हम किस चीज़ को देख रहे हैं नॉर्मली हमें पता चलता है कि वो कौन से कलर की है। लेकिन जब कलर ब्लाइंडनेस अगर बंदे में होगी तो उसको जो है ना अलग अलग कलर्स को पहचानने में दिक्कत होगी या फिर उसको वो कलर नहीं दिखेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि वही मेन बात तो इसमें सभी में डिजीज़ में वही है कि हमारे जीन्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होगा हमारा उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है ना। अब जैसे आईज़ के अंदर जो होते हैं हमारे पास क्या होता है? रेटिना होता है, आप सभी लोग जानते हैं रेटिना। और रेटिना के अंदर जो है 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रॉड सेल्स, क्या होते हैं? रॉड सेल्स, और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। अब ये जो रॉड सेल्स होते हैं ना हमारे पास, ये जो है डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। डिम लाइट मतलब रात के समय जब लाइट कम हो या फिर ना हो उस टाइम पे जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उस टाइम पे हमें हेल्प करते हैं देखने के लिए। और जो कोन सेल्स होते हैं ना ये बेसिकली जो है हमारे कब एक्टिवेट होते हैं? जब डे टाइम में, जब लाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें हेल्प करते हैं बेसिकली कलर्स को देखने में, और ये जो है हमें दिखाते हैं ब्लैक एंड और वाइट। तो इसमें क्या होता है हमारी जो कलर ब्लाइंडनेस है, अब इसके अंदर क्या होगा? ऐसी जीन्स जो हमारी ऐसी एक प्रोटीन बना रही है बेसिकली जो कोन सेल्स को एक्टिवेट करती है जाके, और जो हमें अलग अलग कलर दिखाती है, तो उनमें जो है दिक्कत आ जाती है जिससे हमारे कोन सेल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाते एक तरीके से, और हमें कलर्स जो है देखने में दिक्कत होती है, यानी कि उनको पहचानने में दिक्कत होती है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सा कलर है या फिर दूसरे वाला कलर कौन सा है। तो ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या होती है? इनएबिलिटी टू सी कलर्स और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। और ये जनरली एक और ये चीज़ मेन बात है, ये जनरली मेल्स के अंदर देखी जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि ज़्यादातर मेल्स के अंदर ही क्यों देखी जाती है? तो इसके पीछे हमारी जेनेटिक्स छुपी हुई है। हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता होगा, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स। तो ये जो हमारी डिजीज़ होती है मेनली रिलेटेड है हमारी वाई क्रोमोसोम के साथ, जो मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेल्स के अंदर। तो एक्स मेल जो होता है बेसिकली उसमें एक्स और वाई होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स होते हैं, ठीक है, 2 क्रोमोसोम। तो ये वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, जो हमेशा किस में पाया जाता है? मेल्स के अंदर। तो इसलिए जो ये मेल्स के अंदर ही देखी जाती है। तो ये था हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, और दिस इज़ ऑल अबाउट योर हेरिडिटरी डिजीज़। इसके अलावा बहुत सारी हैं यार, कितनी पढ़ोगे आप लोग, मैंने पहले भी बताया। तो मेन जो थी मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने ये याद रखना है कि किस वजह से होती है और किस चीज़ के रिलेटेड है। हो सकता है कि पेपर में एग्जाम में आपको सीधा पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज़, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए हों और बीच में कोई और डिजीज़ लिखी हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ किस चीज़ के रिलेटेड है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, हेरिडिटरी है, डेफिशिएंसी है या कोई और है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद जो है एक छोटा सा और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसके अंदर कैंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो एक वीडियो और इसके ऊपर बनेगा, तो उसके बाद जो है हमारा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वाइटामिन्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, या फिर कोई टॉपिक अगर आपको बायोलॉजी के अंदर अभी जल्दी पढ़ना है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा टॉपिक जो है आपको जल्दी पढ़ना है। इकोलॉजी का उसके ऊपर चैप्टर है, वाइटामिन्स का है, तो कोई भी जो चैप्टर आपको जल्दी पढ़ना है वो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो है एक और नया चैनल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो है एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बना के आपके हमारे चैनल के ऊपर डालूंगा। तो प्लीज़ यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उसके ऊपर भी आपको JK SSB के रिलेटेड और साथ में दूसरे एग्जाम्स होंगे जो उनके रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, MCQs में मिलेंगे, और टॉपिक वाइज वीडियोस जो हैं आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।